13वीं सदी एशिया का आसमान खून से लाल था। समरकंद, बुखारा, निशापुर जैसे शहर मिट्टी में मिला दिए गए थे और अब दुनिया का सबसे बड़ा नाम चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे खड़ा था। एक कदम आगे बढ़ता तो हिंदुस्तान की मिट्टी भी मंगोल घोड़ों के नीचे होती। लेकिन इतिहास का ये सबसे बड़ा रहस्य यहीं से शुरू होता है। चंगेज खान ने उस दिन एक फैसला लिया। वो पलट गया। वो भारत के अंदर नहीं आया। आखिर क्यों? गर्मी, मौसम, धर्म या कोई गहरी राजनीति चाल? आज की इस वीडियो में इस राज का हर पहलू खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे चंगेज खान की तलवार से बचा हुआ ये देश बाद में भी बार बार मंगोल आंधी का सामना करता रहा। चंगेज खान का असल नाम था तेमुजिन। मंगोल स्टेप्स का ये योद्धा बचपन से ही धोखा, कत्ल और जंगों के बीच बड़ा हुआ। जनजातियों को जोड़कर उसने एक ऐसी फौज खड़ी की जो तेज, अनुशासित और बेरहम थी। इस फौज ने सबसे पहले काराकोरम से निकलकर चीन, मध्य एशिया और ख्वारज़्म जैसे शहरों को खाक कर दिया। ख्वारज़्म शाह जलालुद्दीन मिंगबनू ने जब मंगोल व्यापारियों को कत्ल करवाया तो चंगेज खान ने पूर्ण पैमाने पर बदला लिया। ओट्रार, बुखारा, समरकंद, हर जगह तबाही का वही मंजर। शहर जल रहे थे, लोग कत्ल हो रहे थे और मंगोल फौज आगे बढ़ रही थी। इसी दौर के दौरान जलालुद्दीन भागते भागते आज के पाकिस्तान भारत की सीमा सिंधु नदी तक आ पहुंचे। 1221 में सिंधु नदी के किनारे कालाबाग के पास जलालुद्दीन ने अपनी बच्ची कूची फौज के साथ मंगोलों का सामना किया। पीछे ऊंचा पहाड़, एक तरफ गहरी नदी और सामने चंगेज खान की फौज। जलालुद्दीन ने पूरी जान लगा दी, लेकिन मंगोल रणनीति और घुड़सवार सेना के सामने उसकी फौज टूट गई। जंग के आखिर में जलालुद्दीन ने एक महान कदम उठाया। उसने अपने घोड़े को सिंधु नदी में डाला और नदी पार करके हिंदुस्तान की तरफ भाग निकला। इस पल पर सोचो, चंगेज खान नदी के इस पार खड़ा है। उसके सामने भारत की धरती है, सोने की चिड़िया, धन, संपत्ति, शहर, राज्य, सब कुछ। फिर भी वो रुक जाता है। उसका पूरा कैंप, उसकी जनरल काउंसिल, सब एक ही सवाल से घिर जाते हैं, आगे बढ़ें या वापस लौट जाएं। उस वक्त दिल्ली में कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मामलुक या गुलाम वंश का एक समझदार, व्यवहारिक सुल्तान। पंजाब नामात्र का दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था, लेकिन इल्तुतमिश ने ध्यान से एक चीज समझी। अभी सबसे बड़ा खतरा जलालुद्दीन नहीं, चंगेज खान है। जलालुद्दीन ने भारत में पनाह मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से साफ मना कर दिया। ये निर्णय सरल लगता है, लेकिन इसने इतिहास का कोर्स बदल दिया। अगर इल्तुतमिश उसे शरण दे देता तो चंगेज खान के पास भारत पर हमला करने का सीधा जस्टिफिकेशन मिल जाता। मेरे दुश्मन को पनाह दी गई, अब मैं तुम पर हमला करूंगा। परिणाम, चंगेज खान के पास भारत को तबाह करने का कोई तत्काल रणनीतिक कारण नहीं बचा। यहाँ पे भारत की पहली रणनीतिक जीत दिखती है। एक जंग जीते बिना सिर्फ अकल से एक महाशक्ति विजेता को दूर रख दिया गया। अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते हैं। भारत की गर्मी और नमी से मंगोल डर गए, उनके समग्र धनुष भारत की नामी में खराब हो जाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है। मंगोल फौज ठंडी, सूखी कदमों के लिए अनुकूलित थी, जहाँ घोड़े खुले चरागाहों पर दौड़ते हैं। पंजाब गंगा के मैदानों की नदियाँ, गर्मी, मानसून और घनी आबादी वाले गांव खेतों में उतरना उनके लिए कठिन होता है। मंगोल मिश्रित धनुष, जो लकड़ी, सिन्यू और गोंद से बनता था, नमी से कमजोर पड़ सकता था। लंबी दूरी की तीरंदाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन सिर्फ जलवायु सिद्धांत से सब समझा नहीं जाता, क्योंकि बाद में मंगोलों से संबंधित साम्राज्य जैसे तिमुरिड्स और बाबर की फौज इसी उपमहाद्वीप में आकर जीत भी पाती है। इसका मतलब ये हुआ, जलवायु एक कारक था, लेकिन अकेला कारण नहीं। जब चंगेज खान सिंधु नदी तक आया, तब उसका पूरा साम्राज्य एक ही वक्त में कई मोर्चों पर लड़ा था। उत्तरी चीन, जिन राजवंश, पश्चिम में ख्वारज़्म, मध्य एशिया में नियंत्रण सुरक्षित करना। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना सिर्फ जीतने से नहीं, होल्ड करने से होता है। गैरिसन, टैक्स, प्रशासन, सप्लाई लाइन सब मैनेज करने पड़ते हैं। भारत उस वक्त उसकी रणनीतिक योजना का मुख्य भाग नहीं था। ख्वारज़्म को पूरी तरह कुचलना, सिल्क रोड का नियंत्रण लेना और चीन को दबाव में रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। भारत के अंदर घुसना मतलब नई जलवायु, नई राजनीति, नए दुश्मन, लंबी सप्लाई लाइन और शायद सालों तक की लंबी लड़ाई का जोखिम। एक ऐसे विजेता के लिए जो तेज ब्लिट्ज़क्रीग स्टाइल अभियानों की आदत थी, ये ट्रेड ऑफ उतना आकर्षक नहीं था। यहाँ से एक थ्योरी निकलती है, चंगेज खान अवसरवादी था, भावुक नहीं। जलालुद्दीन को भगाकर उसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था। भारत पर पूर्ण आक्रमण एक नया प्रोजेक्ट होता, जिसकी जरूरत उस वक्त उसे महसूस ही नहीं हुई। एक और लोकप्रिय बात कही जाती है कि चंगेज खान ने भारत को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि यहाँ से उसके पुरखों का कोई आध्यात्मिक संबंध था या वह हिंदू बौद्ध धर्म का आदर करता था।
ये थ्योरी रोमांचक लग सकती है, लेकिन हिस्ट्रिकल एविडेंस इस बात को स्ट्रिंगली सपोर्ट नहीं करता। मंगोलों ने मध्य एशिया, इस्लामी शहर, हटा की बौद्ध प्रभावित क्षेत्रों तक को भी नहीं बख्शा। लेकिन भारत को छोड़ देना ज्यादातर इतिहासकारों के रणनीतिक, राजनीतिक और तार्किक निर्णय मानते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि मंगोल कभी भारत आए ही नहीं, लेकिन ये आधा सच है। चंगेज खान खुद तो वापस चला गया, लेकिन उसके वंशज और मंगोल खानते ने 13वीं-14वीं सदी में बार बार उत्तर भारत पर हमला किया। ये हमले ज्यादातर पंजाब, सिंध और दिल्ली तक सीमित रहे, लेकिन तीव्रता का स्तर ऊंचा था। दिल्ली सल्तनत के बलबन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों को मंगोलों से खतरा सबसे बड़ा बाहरी खतरा लगता था। 1297-98 का जारन मंजूर, 1299 का किले का युद्ध और बाद में तारघाई का दिल्ली पर घेरा, सब में मंगोलों ने भारत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार तो वो पीछे ढकेल दिए गए, फिर रसद और प्रतिरोध के चलते वापस लौट गए। बलबन ने सीमांत प्रांतों, खासकर पंजाब और सिंध पर मजबूत सैन्य चौकियां बनाईं, जिस पर मंगोलों ने आक्रमण किया सीमा पर ही रोकने की रणनीति तय हुई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज का आकार बढ़ाया, नए किले बनाए और घोड़े, राशन, वेतन प्रणाली सबको मंगोल खतरे के हिसाब से सुधार किया। जब कुतुब ख्वाजा की अगुवाई में मंगोलों ने किले के पास हमला किया, तो दिल्ली की सेना ने उन्हें रोक दिया और उनका विस्तार का सपना विफल हो गया। इस तरह जहां एक तरफ चंगेज खान का नो आक्रमण फैसला था, वहीं दूसरी तरफ उसके बाद मंगोलों को रोकने का श्रेय भारत की सैन्य राजनीतिक नेतृत्व को भी जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी एक अदृश्य रक्षा कवच थी। उत्तर पश्चिम से आने वाले हर विजेता को पहले हिंदू कुश, फिर सिंधु घाटी, फिर पंजाब की नदियां और मैदानों से गुजरना पड़ता था। ये सब क्षेत्र मंगोल घुड़सवार सेना के लिए पूरी तरह से सही नहीं थे। खुले मैदानों की जगह यहाँ घनी खेती, गहरी नदियां और भीड़ भरी बस्तियां थीं। जितना आगे गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ते, उतने उनके सप्लाई लाइन लंबे हो जाते, स्थानीय प्रतिरोध बढ़ जाता और गुरिल्ला शैली में विरोध का जोखिम भी बढ़ता। मंगोलों ने बिजली के हमले किए, शहरों को जलाया और तेजी से आंदोलन में महारत हासिल की, लेकिन घनी आबादी वाले बहुराज्य मानसून प्रभावित क्षेत्र को दशकों तक नियंत्रण करना उनके कोर मॉडल के खिलाफ था। अब एक वैकल्पिक इतिहास की कल्पना करो। सोचो, सिंधु की लड़ाई के बाद चंगेज खान ने फैसला किया कि अब हिंदुस्तान भी लेना है। पंजाब के शहर लाहौर, मुल्तान मंगोल आग में जल उठते। दिल्ली सल्तनत को एक साथ पूर्व पश्चिम पर दबाव डालना पड़ेगा, लेकिन ये भी संभव है कि यहीं पे उसके साम्राज्य का विस्तार शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा क्षेत्र, उतना ज्यादा प्रशासन और आंतरिक विद्रोह का खतरा। हो सकता है चीन सामने कमजोर पड़ जाए, मध्य एशिया में नए प्रतिद्वंद्वी उठ खड़े हों और मंगोल साम्राज्य जल्दी टूट जाए। यानी भारत को ना जीतना शायद उसका साम्राज्य प्रबंधन के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से स्मार्ट निर्णय भी था। 800 साल बाद भी एक सवाल जिंदा है, क्या भारत ने चंगेज खान को हरा दिया या चंगेज खान ने खुद भारत को नजरअंदाज कर दिया? सच इन दोनों के बीच कहीं है। एक तरफ एक विजेता था जो अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्णय लेता था, दूसरे तरफ एक उपमहाद्वीप था जिसकी स्मार्ट कूटनीति, भूगोल और बाद में मजबूत सैन्य रक्षा ने बचा लिया। इसी के लिए चंगेज खान भारत का विजेता नहीं बना। वो सिंधु के किनारे तक आया, भारत की सीमा को देखा, लेकिन उस सीमा के आगे कदम रखने की जरूरत उसने कभी महसूस नहीं की। और जब उसके वंश आए, तब तक दिल्ली सल्तनत तैयार थी सीमाओं को मजबूत करना, अनुशासित सेनाएं और साहसी नेताओं के साथ। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि एक देश की भी है। एक ऐसा देश जो बार बार लूट और आक्रमण का शिकार जरूर बना, लेकिन चंगेज खान जैसा विजेता भी जिसका इतिहास में अपना सबसे बड़ा जीत का मेडल नहीं बना।